हम लोगों ने बात करनी है किसके ऊपर? कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। एक ऐसा एरिया जिसमें हमें पता है कि आपको एग्ज़ाम में फॉर श्योर क्वेश्चन आना, यानी कि 10 से 15 नंबर तक की वेटेज फॉर श्योर है, फॉर श्योर है, और आप इससे राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि ये तैयार ना करें और इसके बगैर हम अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया होता है। और जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी मोर और लेस क्या होती है जनाब? सेम। रिक्वायरमेंट होती क्या है? थ्रेड्स आइडेंटिफाई करें, थ्रेड्स को एक्सप्लेन करें, सिग्निफिकेंस बता दें, और कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, और आखिरी रिक्वायरमेंट बेचारी की क्या होती है? सेफगार्ड। सो यही रिक्वायरमेंट्स बार बार वो टेस्ट करता रहता है। अब एक तरीका था कि मैं आपको एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करवाऊँ, वो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जितने भी अब तक के पास्ट पेपर्स हुए हैं उनको कंबाइन करके देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ICAP ने बार बार टेस्ट किए। तो एक वर्किंग बनाइए आपके लिए जिसमें हम कुछ एरिया बाय एरिया चलना पसंद करेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि कौन सा थ्रेट किन सिनेरियोज में आ सकता है, साथ ही देख रहे होंगे उसकी सिग्निफिकेंस, साथ ही देखेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, साथ ही देखेंगे कि सेफगार्ड्स कौन कौन से चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप थ्रेट वाइज सिनेरियोज तक जा रहे होंगे तो आपको हर पॉसिबल सिनेरियो का आइडिया हो जाएगा जो कि अभी तक ICAP ने पूछे। ये है स्टेज 1। फिर जब हम ये कवर कर लेंगे तो उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू सम कॉमन सिचुएशंस, और उसके बाद मज़ीद कुछ एग्जांपल, कुछ नए सिनेरियोज जो कि रिसेंटली ICAP ने टेस्ट किए। तो जब आप ये स्लाइड्स को तसल्ली से देख लेंगे तो आई कैन बेट कि आप 99% पास्ट पेपर्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अब एरिया ऐसा बन गया हुआ है कि इसमें से नया पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने आज यही किया कि मैं ये सारी बातें डिस्कस करूँगा आपके साथ, और उसके बाद जो हमारा सेशन 2 होगा उसमें हम एक CFAB लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एक नया सवाल लेके आएंगे, उसका सलूशन देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद एक आधा सवाल ऑटम का है, एक स्प्रिंग का रखा है, ताकि ये आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। और फिर सेशन 3 में क्या है? 6-10, ये 6-10 है, 6-10 एंड 550 इंटरनल और पार्टी। उसका ये पूरा चार्ट है। ये किसका चार्ट है? 6-10 का पूरा स्टैंडर्ड इस एक चार्ट पे। और फिर उसका एक सवाल, 2 सवाल, और ये चार्ट किसका है? यूनिट पार्टी का पूरा स्टैंडर्ड एक 1 पेजर, जिसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमें ये समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फ्लेवर दे दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट ख़राब ना हो। शुरू करते हैं। सर जी, पहला थ्रेट कौन सा होता है हमारे पास? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये थ्रेट क्या कहता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये कहता है कि या तो हमारा अपना फाइनेंशियल थ्रेट हो, रिस्क हो, इंटरेस्ट हो, ज़ाती पर्सनल, या किसी फैमिली मेम्बर का। अपना भी हो सकता है और किसी फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है, मगर ये फैमिली मेम्बर कौन सा होना चाहिए? क्लोज फैमिली मेम्बर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अब कौन कौन से सिनेरियोज में ये थ्रेट हमें नज़र आ रहा होता है? पार्टनर रिसीव्ड हाउस लोन फ्रॉम क्लाइंट। पार्टनर ने रिसीव किया
हाउस लोन किससे रिसीव किया? क्लाइंट से। अब देखा जाए तो आप फौरी तौर पे मुझे ये कहेंगे सर रुकें, हाउस लोन लिया है तो एक कंपनीज एक्ट ने क्या कहा था? ये तो मना है, लोन लेना तो मना करा दिया था। बट याद करें वो कौन सा लोन था जो मना था? क्रेडिट कार्ड वाला लोन। अगर कोई नॉर्मल हाउस लोन लिया है, कोई फाइनेंस करवाया है, तो उसमें मसला नहीं है। हाँ, मसला क्या है? पार्टनर ने क्लाइंट से लोन ले लिया। पार्टनर ने किससे लोन ले लिया? क्लाइंट से। अब अगर तो ये क्लाइंट बैंक है, अगर ये क्लाइंट क्या है दोस्तों? बैंक है, तब तो मसला नहीं, क्योंकि बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स होता है। आपने थोड़ी लोन लिया है, कईयों ने लोन लिया होगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला किधर आएगा? जब ये अदर देन बैंक होगा। जब ये कौन होगा? अदर देन बैंक होगा। उस केस में उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। तो अगर आपने किसी से उधार ले लिया और आप उसी कंपनी का क्या करने चले गए हैं? ऑडिट, तो आप बेसिकली बायस्ड हो गए। आप यहाँ पे क्या हो गए हैं दोस्त? बायस्ड हो गए। अब आपको उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जहन में रहेगा, आपको ज़्यादा सिंपैथी आएगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको पैसा दिया हुआ है, जो कि उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। तो जब उसने आप पे एहसान किया तो अब आप भी उसके एहसान के नीचे दब जाएंगे। जब दब जाएंगे तो ऑडिट क्या ठीक से कर पाएंगे? नहीं। ऑडिट में इंडिपेंडेंस कायम रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। फिर ऑडिट फ्री फ्रॉम द लास्ट ईयर स्टिल क्या है? अनपेड। अब इसमें मेरा मुफाद क्या है कि पिछले साल के पैसे मैंने अभी रिकवर करने हैं। अब अगर इस साल मैं ख़राब रिपोर्ट दे दूं तो वो तो मेरे पैसे खा जाएगा, मार जाएगा। मैं तो कभी भी नहीं दूंगा ख़राब रिपोर्ट। तो अब अगेन यहाँ पे भी मैं क्या हो गया हूँ? बायस्ड हो गया हूँ। मैं अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका हूँ, और जहाँ पे मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी फौरी तौर पे मुझे पता होना चाहिए मेरी ऑब्जेक्टिविटी ख़राब हो गई। तो जहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस ख़राब हो रही है, जहाँ पे आप बायस्ड हो रहे हैं, तो दूसरे बंदे का आप पे क्या आ रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अब आप उसका काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑडिटर ओन शेयर्स इन द क्लाइंट। जिस क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए गए हैं वहाँ पे आपके अपने शेयर्स हैं। अब अगर आप एक ख़राब रिपोर्ट दे देंगे तो मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू गिरेगी तो शेयर्स की वैल्यू गिरेगी, वो गिरेगी तो आपके अपने शेयर्स भी तो हैं वहाँ पे। तो आप चाहेंगे? नहीं। अपने मुफाद को बचाने के लिए मजबूरी के तौर पे आपको कौन सी रिपोर्ट देनी पड़ेगी? अनमॉडिफाइड। मजबूरी क्या है? मेरे अपने पैसे लगे हुए, मेरे अपने शेयर्स पड़े हैं। तो ऑडिटर कैसे बच सकता है? वो ऑडिट किसी और को दे दे, वो ऑडिट किसी और को दे दे। ऑडिटर में अवॉइड क्वालिफाइड ओपिनियन टू रिटेन द बेनिफिट, क्योंकि अगर वो करेगा तो लाजमी तौर पे क्या कर रहा होगा? किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन को हमेशा अवॉइड कर रहा होगा, नहीं देगा। देना चाहता है फिर भी नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना मुफाद है, उसका अपना इंटरेस्ट आ गया। तो इससे कौन से प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहे हैं? नंबर 1, इंटेग्रिटी। ये कैसे इफेक्ट हो रहा है? मैं अपने आप को झूठ के साथ रख रहा हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो रॉन्ग है, मिस अप्रोप्रिएट है, मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और टेक्निकली मैं अपने बिहेवियर को भी क्या कर रहा हूँ? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो जब भी सवाल में सेल्फ इंटरेस्ट नामी थ्रेड आ जाए तो कौन से प्रिंसिपल्स इफेक्ट हो जाते हैं? ये 3, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? आप उस बंदे को टीम से फारिग कर दें, आप फ़ी वाले मामले में फ़ी को पहले कलेक्ट कर लें बिफोर द नेक्स्ट ऑडिट,
जो शेयर्स आपके पास थे उसको क्या करें, डिस्पोज ऑफ कर दें। डिस्क्लोज कर दें सिचुएशंस टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनके बड़ों को बता दें, अपने बड़ों को बता दें, ताकि आपके ऊपर से प्रेशर क्या हो सके, ख़त्म हो सके, कम हो सके। एम आई क्लियर विद दीज थिंग्स? ओके। अच्छा जी, सेकंड क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये थ्रेट कौन सा होता है दोस्त? ऑडिटर रिव्यूइंग देयर ओन वर्क, ऑडिटर रिव्यूइंग देयर ओन वर्क और जजमेंट्स, जिससे ऑब्जेक्टिविटी ख़राब हो जाती है। जिससे क्या ख़राब हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर आप अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हैं, अपने ही जजमेंट्स को दोबारा से देख रहे हैं, तो आप कभी भी उसके अगेंस्ट या कोई भी नेगेटिव चीज़ उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी है। एग्जाम्पल्स, ऑडिटर प्रीवियसली वर्कड फॉर द, अभी कई दफ़ा कि आपने पूछा हुआ है कि आप पहले क्लाइंट पे थे, फिर वो क्लाइंट को छोड़ के आप आगे आए हैं, तो बताएं आप अपने साथ कौन सा थ्रेट लेके आए होंगे। तो जब आप पहले क्लाइंट पे थे और वो छोड़ के आप कहाँ पे आ गए हैं, फर्म में आ गए हैं, और बिल्कुल अगला ऑडिट ही आपने करना, तो इमीडिएट पिछला काम आपने किया होगा वहाँ पे, यू विल बी कैरिंग अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर ऑडिटर प्रिपेयर्स और हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आप उनकी एफएससी खुद बना रहे हैं, जब आप उनकी एफएससी खुद बना रहे हैं, तो क्या आप जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे उसके काम को ठीक से एवेलुएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिनेरियो में लिखा हो स्टाफ को भेज दिया है कि जाके तुम क्लाइंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठो और उनकी हेल्प करो, तो जिस स्टाफ को भेजा है वो स्टाफ इन्वॉल्व हो गया काम में, दोबारा से अगर ऑडिट करने के लिए वही मेंबर्स जाएंगे तो अगेन क्या अराइज हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यूज़ डिफरेंट पर्सन्स, बंदे बदल दें, टीम बदल दें, रोटेशन कर दें, इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें, अवॉइड करें ऐसी असाइनमेंट्स इन्वॉल्विंग जजमेंट्स और प्रीवियस वर्क। आप इस तरह के असाइनमेंट्स को कबूल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही है। क्या हिट हो रही है दोस्त? ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही है। आप वो काम भी करने बैठ गए हैं जिसके लिए आप कभी कॉम्पिटेंट थे ही नहीं। और आपकी ड्यू केयर किस में होनी चाहिए, ऑडिट में कि अकाउंट्स की मेकिंग में? ऑडिट में होनी चाहिए। तो आप ड्यू केयर का भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे कहा गया कि अपने स्टाफ को भेज देंगे जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेल्प करे। अब अगर वो स्टाफ मेंबर जाके मैनेजमेंट डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दे, तो क्या वो इतने कॉम्पिटेंट है? नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बना दें, नो डाउट आपको बनाने आते हैं, बट क्या आपका ये काम है कि आपकी केयर यहाँ पे लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। तो जब सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ रहा हो तो नॉर्मली मेरे प्रिंसिपल्स कौन से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं दोस्त? ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब आप दूसरा गौर करें, इंटेग्रिटी ऊपर ऑब्जेक्टिविटी रिपीट हो गया, बिहेवियर भी और कॉम्पिटेंस भी। हर थ्रेट कोई ना कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल को कुर्बान कर देता है। मुझे ये रट्टा नहीं मारना कि सेफगार्ड्स कौन से याद कर लूँ, कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है। आपको लॉजिकल चलना है, क्योंकि हर सवाल डिफरेंट होगा। हर सवाल क्या होता है दोस्त? डिफरेंट होता है। फिर तीसरा थ्रेड कौन सा है मेरे पास? फैमिलियरिटी। ये कौन सा होता है? आप जब दूसरे बंदे पे क्या करते हैं? टू मच ट्रस्ट, टू मच ट्रस्ट, और आप उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इमोशनल। आप में सिंपैथी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा क्या आ गई आप में? सिंपैथी। ये कब होता है? जब आपका उसके साथ लॉन्ग एसोसिएशन। ये कब होता है? जब वो आपको गिफ्ट्स दे रहा हो, जब वो आपको वाउचर्स दे रहा हो, जब वो आपके साथ अपना कोई ज़ाती रिश्ता कायम करना चाहता हो। फिर ऑडिटर्स रिलेटिव इज़ वर्किंग एट अ क्लाइंट। अगर ये सीन हो जाए तब भी थ्रेट कौन सा आ जाएगा? फैमिलियरिटी। तो फैमिलियरिटी थ्रेट हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? ये जान पहचान के लिए होता है। कौन सा होता है? जान पहचान के लिए थ्रेट होता है। ठीक है, जान पहचान के लिए थ्रेट होता है।
हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल मेरा यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? अगेन ऑब्जेक्टिविटी। जब भी याद रखिएगा, जब भी मैं किसी भी वजह से अपने मकसद को खो दूंगा, अपने मकसद को कुर्बान कर दूंगा, खो दूंगा, हमेशा थ्रेड कौन सा आ जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी का। हमेशा थ्रेड हिट कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी का। फिर इस मामले में शायद मैं इतना स्केप्टिक भी ना रह सकूं। ये क्या होता है? तो जब मुझे पता है मेरा रिलेटिव काम कर रहा है, जब मैं अपने क्लाइंट को बहुत इज्जत देता हूँ, उसकी हर बात मानता हूँ, तो क्या मैं उसको पर खुदा न खास्ता शक कर सकता हूँ? तो मैं अपने काम से ही क्या कर रहा हूँ? हिल रहा हूँ। मैं अपने काम से ही क्या कर रहा हूँ दोस्त? हिल रहा हूँ। तो मैं कभी भी उस पर शक नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम ट्रस्टिंग हिम टू मच। आई एम ट्रस्टिंग हिम टू मच। तो मैं रिलक्टेंट हूँ, मैं उसको चैलेंज कभी भी नहीं कर सकता। ये भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है दोस्त? तो बिला झिझक कोई भी थ्रेट हो, सबसे पहले हिट क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। हमारे पास कौन से प्रिंसिपल्स हैं? एक इंटेग्रिटी, ये क्या होता है? सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत। कॉम्पिटेंस, काम करने की सलाहियत, स्किल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी। बिहेवियर, वो काम नहीं करना जिसको देख के लोग बोलेंगे ये तो बंदा ही फजूल है या ये इदारा ही फजूल है। तो आप हमेशा प्रोफेशनली बिहेव करेंगे। अब आप ज़रा गौर करें, ऑब्जेक्टिविटी तो हर एक में कॉम्प्रोमाइज़ होना ही होना है। इंटेग्रिटी कब? जब आप किसी चीज़ का साथ दे रहे हैं जो कि गलत है। कॉम्पिटेंस कब? जब आप वो काम कर रहे हैं जिसके पास स्किल नहीं है। और बिहेवियर कब? जब आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं। तो अब ज़रा गौर करें, इंटेग्रिटी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप अपने मुफाद की खातिर गलत काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कहीं और नज़र नहीं आया सिवाय इसके इंटिमिडेशन के। यहाँ पे भी आपको डरा धमका के आपसे गलत काम करवाया जा रहा है। इंटेग्रिटी। अब ये सवाल बाय सवाल आ भी सकता है, मगर जनरली नहीं है। बट अगर सिनेरियो ऐसा बन गया है तो उसमें हम लिख सकते हैं। अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये आपको सवाल तक लेके जा सकता है। सवाल में क्या है वो चीज़ वेरी कर सकती है। ये 5 बातें ओके। अच्छा जी, इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? वो सर्विस ना दें, क्या कर दें? उसको डिक्लाइन कर दें, सेपरेट डिपार्टमेंट बना दें टैक्स के लिए और ऑडिट के लिए, और इन्फॉर्म कर दें क्लाइंट को कि जनाब हमारी स्कोप लिमिटेशन है, हम जो है वो एक हाथ से ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने टेक्निकली आपकी क्या देनी है? अश्योरेंस सर्विसेज देनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप मुझसे इस तरह की बात करेंगे तो शायद मैं अपनी ये जो मेरा मेन मकसद है मैं उसको पूरा ठीक से नहीं कर पाऊँगा। याद है? ओके ओके। फिर अगर आपने गौर किया हो तो मैंने किसी भी जगह पे कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट के ऊपर बात नहीं की, यानी कि किसी भी थ्रेट ने वो प्रिंसिपल ब्रीच नहीं किया। ये हुआ ब्रीच कहीं? देखिए हुआ कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुआ? नहीं। ये जनाब स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही ब्रीच होता है। ये कब ब्रीच होता है? हमेशा स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही ब्रीच होता है। कब? ज़रा पढ़ें। ऑडिटर इज आस्क्ड टू डिस्क्लोज क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टी। जब आपसे कहा जाए यूजिंग इंटरनल डाटा आफ्टर ज्वाइनिंग द अदर एम्प्लॉय। ये इसके स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं, इसके अलावा ये ब्रीच नहीं होता। इसी तरह अगर ये ब्रीच हो जाए तो मज़ीद इसके साथ कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच होता है? ड्यू। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी ना कि अगले बंदे की इन्फॉर्मेशन को अपने पास संभाल कर रखते, आपने वो ड्यू केयर तो ख़त्म कर दी। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर, ये भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से ख़राब हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है? एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स और फ्री सर्विसेज। जब आपने उनसे फ्री सर्विस ले ली है, डिस्काउंट ले लिए हैं, तो क्या आप प्रोफेशनली बिहेव करेंगे? नहीं, आप उनकी बातें मानना शुरू हो जाएंगे, आप कम स्केप्टिक हो जाएंगे।
तो टेक्निकली आप ICAP के रूल्स के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहे। सेकंड, यूजिंग क्लाइंट्स प्रेमिसेस और रिसोर्सेज फॉर फर्म पर्पस, क्लाइंट की जगह पे बैठ के क्लाइंट के रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपना ज़ाती काम कर रहे हैं, फर्म का काम कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, आपको कुछ अलग से ट्रीट किया जा रहा है। टेक्निकली ये इंप्रेशन देती है कि आप अब क्या हो गए हैं, बाइस्ड हो गए और आप अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या ब्रीच हो जाएगा मेरे पास अलग से, ये तो ब्रीच होना ही होना है। ऑब्जेक्टिविटी, अच्छा ICAP क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी की जगह पे अक्सर वो लिख देता है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ ब्रीच्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ ब्रीच्ड। कभी कभी वो ये लफ्ज़ भी यूज़ कर लेता है। तो ऑब्जेक्टिविटी लिख दें या क्या लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों बात ठीक है, दोनों बातें क्या है, ठीक है। फिर कुछ और थ्रेट्स भी हैं, ये टिपिकल ज़्यादा तौर पे टेस्ट होते हैं। ज़रा पहला पॉइंट पढ़ें, ये टिपिकली ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ओहो पहला पॉइंट पढ़ें, एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, फ्यूचर और पास्ट एम्प्लॉयमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ क्या करती है, ऑब्जेक्टिविटी। कैसे, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट्स आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो सकती है, पास्ट में फेमिलियरिटी आ सकती है, सेल्फ रिव्यू आ सकता है, मगर अल्टीमेट प्रिंसिपल ने इफेक्ट कौन सा होना है, ऑब्जेक्टिविटी ने। तो रिमूविंग दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द एंगेजमेंट, इम्पोजिंग द कूलिंग ऑफ। ये कूलिंग ऑफ क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड 5 साल 3 साल का होता है जिसको आप रखते हैं कि यार यहाँ तक तुम अब ज़रा सब्र करो, उसके बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे काम करने के लिए। तो कुछ केसेस में 3 साल है, कुछ केसेस में 5 साल है। आपने परेशान नहीं होना, आपने बस क्या लिख देना है, कूलिंग ऑफ पीरियड। फिर लॉन्ग एसोसिएशंस, ये कौन सी होती हैं, ज़्यादा देर तक आप एक जगह पे बैठे रहें, एक कंपनी का काम करते रहें। जितना ज़्यादा देर तक बैठेंगे उतने ज़्यादा उनसे क्या हो जाएंगे, इमोशनली अटैच्ड। जब आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो फिर आपकी स्केप्टिसिज्म क्या हो जाएगी दोस्त, रिड्यूस हो जाएगी। अल्टीमेटली बिहेवियर भी गिर जाएगा और आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तीसरा क्या है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। आपके पास उस चीज़ की स्किल ही नहीं और आप वो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिविटी हिट, बिहेवियर हिट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हिट हो जाएगी। अच्छा ये काम क्यों करेंगे, ये काम क्यों करेंगे, क्यों आप एक ऐसी सर्विस देने जा रहे हैं जिसके पास पैसों के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। हाँ पूछो। पेपर के अंदर काफी आया है कि एक आप आईटी कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर उसकी फॉरेन के साथ उसके लिंक्स हैं, आप उसको ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपके पास वो स्किल नहीं है, तो हालांकि छोटा सा ही था और उसके लिए उसमें 12 से 13 नंबर। ऐसा ही है। वो एक टेक्निकल सिनेरियो था, दिखने में छोटा है मगर वो चैप्टर 2 के शुरू के पेज से आंसर होता है, अपॉइंटमेंट से आंसर होता है, वो करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक ओके। फिर मज़ीद कभी कभी आप सवाल में देखेंगे आपसे कहा जाएगा नॉन ऑडिट सर्विसेज दे। ये कौन सी होती हैं, टैक्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, कंसल्टेंसी की। तो कभी कभी ये सर्विसेज भी आपसे डिमांड की जा रही होती हैं। अब अगर आप ये दे रहे हैं और वही चीज़ यूज़ हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया, मशवरेबाजी देंगे तो एडवोकेसी आ गया, ये काम पैसों के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया। तो सेफगार्ड सेपरेट टीम, जो टीम एश्योरेंस के लिए है वो टीम इन कामों के लिए यूज़ ना करें। डोंट प्रोवाइड दी सर्विसेज और इन्वॉल्व करें किसको, मैनेजमेंट को, या वो काम ना करें जो मैनेजेरियल लेवल के हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ला के खड़ा कर दें वहाँ पर। फिर ऑडिटर हैज़ क्लोज रिलेशनशिप या फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये सवाल भी अक्सर आ जाता है। तो इसमें थ्रेड कौन सा है, फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। ऑडिटर इज रिव्यूइंग वन प्रीवियस वर्क अंडर प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। जब वो प्रेशर का वर्ड यूज़ कर दे तो हमेशा क्या आएगा, इंटिमिडेशन।
और जब वो अपना ही काम रिव्यू कर रहा है तो सेल्फ रिव्यू। एक दफ़ा सेफगार्ड्स पढ़ लें। जब आप उनको टेक्स्ट पे पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो चीज़ बाद में एफएस के अंदर भी आनी है, रिफ्लेक्ट होनी है, तो टेक्निकली आपका मशवरा ही माना गया ना। अब आप बाद में कह नहीं ये बात तो गलत लिखी हुई थी, तो दी किसने थी? आपने। अपनी ही बात को कोई गलत करता है? नहीं करता। सर ये जो थ्रेड्स हैं इसमें से इंस्टेंस में लेके जा रहे हैं ना कि एक हमने काम तो किया बट वो गलत है, बट हम अंडर प्रेशर आके बताना नहीं चाह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रेशर में ऐसा करते। 2-3 किए थे हमने। यस डन है। मज़ीद अगर आप गौर करें तो हम पेज 2 पे खड़े हैं। ये क्या है? कुछ कॉमन सिचुएशंस। 3 पहले कर ली थी, चौथी। ऑडिटर वाज एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट लास्ट ईयर एंड इज़ नाउ ऑडिटिंग दैम। ये भी बड़ा कॉमन है कि लास्ट टाइम वो कौन था? क्लाइंट पे था, अब कहाँ पे है? अब कहाँ पे है? उसी का ऑडिट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये 2 तो पक्के आएंगे, ये 2 तो पक्के हैं। अच्छा, अगर वो लास्ट ईयर में नहीं था, 2 साल पहले था, 3 साल पहले था, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा। ये कब नहीं आएगा? जब ये 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago वाली कहानी है। इसमें भी आपको एक सवाल मिलेगा शयान के नाम से, जिसमें 2 पार्ट्स बने हुए हैं। एक पार्ट में वो कहता है करंट ईयर, एक में वो कहता है पुराना, तो वो दोनों का जवाब फ़र्क है। फिर ऑडिटर इज ऑफर्ड सक्सेस बेस्ड फ़ी। ये क्या है? सक्सेस बेस्ड फ़ी। फ़ी के बारे में याद रखिएगा, क्लाइंट जो है वो आपकी फ़ी किसी भी चीज़ के ऊपर कंटिंजेंट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि साल की रिपोर्ट दोगे तो पिछले साल के पैसे दूंगा। वो ये भी नहीं कह सकता कि साफ रिपोर्ट दोगे तो इतने पैसे, ख़राब रिपोर्ट दोगे तो इतने पैसे। वो आपकी फ़ी रोक भी नहीं सकता। तो अगर ऑडिटर को ऐसी फ़ी ऑफर्ड हो रही है जो कि सक्सेस बेस्ड है, साफ रिपोर्ट दोगे, अच्छी बात करोगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थ्रेड कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट। और हो सकता है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस को लूज़ कर दें, पैसों की खातिर रिजेक्ट कर दें ऐसी फ़ी अरेंजमेंट को। क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें ऐसी फ़ी अरेंजमेंट को। इसको आपने फॉलो नहीं करना। एक्सेप्ट करें ओनली इफ़ स्टाफ हैज़ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इफ़ नीडेड तो किसको ले आए उठा के? एक्सपर्ट को ले आए। सर काफ़ी टाइम से ऑडिटर हैज़ बीन ऑडिटिंग क्लाइंट फॉर मैनी ईयर्स, तो क्या डेवलप हो चुकी होगी? फैमिलियरिटी। और चूँकि ऑडिट कर रहे हैं, जानने वाले हैं, पैसा आ रहा है, तो सेल्फ इंटरेस्ट। आखिरी क्या है? क्या कहा जा रहा है ऑडिटर से? डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेजेरियल रोल प्ले करो। तो जब वो मैनेजेरियल रोल प्ले करेगा, सेल्फ रिव्यू। मशवरा देगा तो एडवोकेसी और इंटिमिडेशन। ये कब आएगा? इनडायरेक्ट तरीके से। अच्छा, नॉर्मली मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जब आप कोड का सवाल अटैम्प्ट करें तो थ्रेड्स 2 तरह के होते हैं। एक वो थ्रेड होता है जो कि बिल्कुल सामने सामने सब बच्चों को नज़र आ रहा होता है। एक वो थ्रेड होता है जो कि छुपा होता है। आप थोड़ा सा तलाश करेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हो सकता है कि एक को मिले, एक को ना मिले, तो इसमें परेशान नहीं होना। एटलीस्ट प्राइमरी थ्रेड आपने पहले बता देने हैं। सेकेंडरी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। एक दफ़ा ये लिस्ट पढ़ लें तसल्ली के साथ। इसको जूम रखना ज़रा। एक दफ़ा ये लिस्ट को तसल्ली से देख लें, तसल्ला कर लें इस एक लिस्ट के ऊपर। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, जहाँ पे फंसें उसको नोट कर लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। जूम हुआ तो बस सारा जूम हो जाएगा। आगे आ जा। कौन है? तो आगे आ जा।
तो कोई बात नहीं। तो अच्छा वो वाला ख़राब नहीं हो रहा पीछे बैठे हुए? इलॉजिकल लॉजिक। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है? एक ऑडिटर पार्टनर है ना फर्म एंड ऑल्सो अ ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट दैट ओन शेयर्स इन द ऑडिट क्लाइंट। सिनेरियो है क्या क्या कि आप एक ट्रस्ट का ऑडिट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे वही पार्टनर कौन है? ट्रस्टी भी है। तो जब वहाँ पे वही बंदा है तो उसका अपना मुफाद है, लोगों को जानता है, फैमिलियरिटी। सेल्फ रिव्यू भी आ सकता है अगर उसने उस ट्रस्ट के लिए कोई ना कोई काम किया है। ये आपको सवाल बता रहा होगा। एनपीओ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होता डिविडेंड? नहीं होता, मगर पैसे तो मिलते हैं ना, सैलरी तो मिलती है, सैलरी तो मिलती है ना, ट्रस्टी बेनिफिट भी तो लेता। द फर्म प्रोवाइड्स ऑडिट, टैक्स एंड कंसल्टेंसी टू द सेम क्लाइंट। अब अगेन सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेल्फ रिव्यू एंड फैमिलियरिटी। ये कैसे? उनके पास बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जान पहचान हो जाती है, डिस्काउंट मिल गया आपको, सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिलियरिटी। आप एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, एडवोकेसी, सेल्फ रिव्यू, और फंस भी सकते हैं बाद में वो आपको प्रेशराइज कर दें, इंटिमिडेशन। ये सवाल बता रहा होगा। सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग आपने करके दी है उनको, सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन। पैसा नहीं लिया होगा आपने उस काम करने का, फी तो ली होगी ना। और लास्ट क्या है? द ऑडिटर हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। वो जो आप अभी बात कर रहे थे कि जहाँ पे ऑडिट करने के लिए गए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और उसके बाद वो अब आप पे क्या कर सकते हैं? इंटिमिडेशन कर सकते हैं, आप पे चढ़ाई कर सकते हैं। इंटिमिडेशन आ सकता है, सेकेंडरी बन सकता है अगर सवाल में कुछ ऐसी बात लिखी हो तो, मगर ये वो थ्रेट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होने ही होने हैं, ये कंफर्म आने ही आने हैं। आप इसको प्राइमरी कह सकते हैं, मगर आपकी बात बिल्कुल 100 में 10 सच है। आ सकता है प्रोवाइडेड के सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं हमें। कौन सा वाला? ये वाला इसके अंदर फैमिलियरिटी भी आएगा ना, क्योंकि वो प्रीवियसली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम। आ सकता है। और कुछ? थ्रेड को इफ करके खुद अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तुक्का नहीं, जस्टिफिकेशन दे दें, जस्टिफाई कर दें तो कोई मसला नहीं। अगर ऐसे हो जाए तो ये भी थ्रेट है। हाँ, इफ़ दिस, तो ये बन सकता है। अल्फाज पर वैसे होने चाहिए कि ये बन सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द थ्रेट। उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इवेलुएट करें, और एंड पे क्या बता दें? सेफगार्ड। और सेफगार्ड टिपिकल कौन से हैं? डिसकंटिन्यू कर दें रिश्ते को, रिमूव दैट इंडिविजुअल, इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर रिव्यू, और अगर कुछ भी ना कर सके तो उस क्लाइंट को छोड़ दें, फिर उनके बड़ों से बात कर लें और अपने बड़ों से बात कर लें। हाँ जी, जब पूछेगा तो ही बताने हैं, अदरवाइज़ वो माइंड करता है कि हमने पूछे नहीं और बच्चे में बताना शुरू हो गया, क्योंकि वो रट्टा मार के आए होते। ऐसा ही है। चले जी, हमारा सेशन 1 ख़त्म हुआ।